जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हमने पिछली वीडियो में प्रोटीन के बारे में कंप्लीट जानकारी कर ली थी। आज हम अपनी वीडियो नंबर 10 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन मतलब पाचन के बारे में। पाचन में पूर्ण पाचन की फुल वीडियो बनाएंगे, जितनी भी होंगी पाचन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे या जितना भी सिलेबस है पाचन के जरिए जितनी भी जानकारी है फुल कंप्लीट करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। डाइजेशन, DIGESTION, डाइजेशन मतलब पाचन। सबसे पहले टंग, टी सबसे पहले पढ़ेंगे टंग के बारे में। TONGUE, टंग मतलब जीभ। कैसा पाचन है? भौतिक पाचन है। जीभ का एक भौतिक पाचन। फंक्शन, कार्य, जीभ के कार्य क्या क्या है? भोजन को लार के साथ मिलाना। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने का कार्य करती है। भोजन के स्वाद को बताना, भोजन के स्वाद को भी जीभ ही बताती है। जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं जिन्हें टेस्ट बड्स कहते हैं, टेस्ट बड्स कहते हैं। वितरण, अनियमित वितरण है। ठीक है, ये देखो जीभ की संरचना, ये क्या क्या कौन सा हिस्सा कौन सा स्वाद बताता है वो बताएंगे। ठीक है, ये जो भाग होता है ना, ये सीधे हाथ के टाइप का मतलब दाएं हाथ का राइट हैंड साइड का तरफ होता है ना जीभ, ये बताता है नमकीन। और ये जो सामने होता है ना, ये इतना सा भाग जीभ का इतना सा भाग ये बताता है मीठापन को। और जो डेढ़े हाथ में होता है, दाएं हाथ में बाएं हाथ की तरफ होता है, वो हिस्सा बताता है खट्टेपन को। ठीक है, वो बताता है खट्टेपन को। और जो पीछे होता है अंदर की तरफ भाग होता है, जीभ का अंदर की तरफ भाग होता है, वो बताता है कड़वेपन को। और ये जो बीच में दिख रहा ना, ये ब्लैंक खाली ये होता है नो टेस्ट। इस पर कोई असर नहीं होता। तभी तो अगर जैसे कोई टैबलेट लेते हैं तो बीच में रखते हैं, जिससे कि कोई स्वाद ही नहीं पता लगता, पानी के साथ अंदर। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहले पढ़ेंगे टंग, TONGUE, टंग में लार ग्रंथियाँ। सबसे पहले टंग में लार ग्रंथियाँ, ये सलाइवा या लार होती हैं। ये ग्रंथियों की संख्या, लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, मतलब 3 पेयर होते हैं लार ग्रंथियों के 3 पेयर होते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, यानी 3 6। एक पेयर में 2 होती हैं, तो 3 पेयर हो गए। नंबर 1 कौन सी होती? पैरोटिक और सबलिंगुअल, दूसरी सबलिंगुअल और तीसरी सबमेंडिबुलर। ठीक है, और सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती? पैरोटिक ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिक ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिक ग्रंथि होती है। ठीक है, अब आ जाइए मेन एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा। लार में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम। नंबर 1 कौन सा है? सैलेवरी एमाइलेज अथवा राइसिन। क्या है? सैलेवरी एमाइलेज अथवा राइसिन। यह हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट अथवा स्टार्च का पाचन करता है। सैलेवरी हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट तथा अथवा स्टार्च का पाचन करता है। दूसरा क्या होता है? लाइसोजाइम क्या करता है? यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। हमारी लार ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन स्रावित होने वाले लार की मात्रा 1.5 लीटर होती है, मतलब 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर लार हमारी लार ग्रंथियों के द्वारा 1.5 लीटर लार हमारे पेट में चली जाती है। ठीक है, रोज की पर डे हमारी लार ग्रंथियों के द्वारा प्रतिदिन स्रावित होने वाली लार की मात्रा 1.5 लीटर होती है, यानी 1.5 लीटर। अब क्या है? लार का पीएच मान क्या है? 6.8। ठीक है, और प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय, क्योंकि अगर पीएच प्रेशर पे अगर किसी का मान 7 से ऊपर जाता है, या 7 है तो उदासीन है, और 7 से ऊपर जाए तो हो जाती क्षारीय, और ये 6.8, तो 6.8 है, इसीलिए
हो जाएगी अम्लीय। 6 तक होती है अम्लीय, 6 से होती है अम्लीय, 7 पे होता है उदासीन पीएच प्रेशर पे, और फिर 7 से 14, 8 से 14 तक होती है क्षारीय। ठीक है, तो ये 6 से 7 के बीच में है ना, तो ये हो गई अम्लीय, जो हो गई अम्लीय। ठीक है, अब आ जाइए इनफिनिक्स मतलब ग्रेसनी में। ठीक है, फिनिक्स में ग्रेसनी में क्या है, देखो ये इस प्रकार की संरचना होती है ग्रेसनी की, जे इस प्रकार की संरचना होती है ग्रेसनी की। ठीक है, जे होता है नासा गुहा, ये होता है मुख्य गुहा। ठीक है, जे ईयर, और जहाँ से आती है फूड, जो मतलब इससे खाना होना जाता है, और नाक से जाती है ईयर, ये तो सबको पता है ना। ठीक है, फिर दो होते हैं, एक होती है खाद्य नली, एक होती है वायु नली या ट्रैकिया। ठीक है, दो होती हैं ना ग्रेसनी में, दो नली होती हैं, एक होती है खाद्य नली, एक होती है वायु नली या ट्रैकिया। ठीक है, खाना वायु नली में खाना नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि उस पर एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन टाइप होता है ना, वो लगा रहता है उस पर। एयर जाती है खुल जाता है, और एयर आते ही लग जाता है। ये देखो है, तो एपिग्लाइटस नामक एक ढक्कन लगा होता है वायु नलिया पर, ट्रैकिया पर, जिससे उसमें भोजन नहीं जाता है, और ये खुला होता है तो इसमें आ जाता है। ठीक है, एक नोट है, देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फूड इन फ्रिंग्स। ठीक है, मतलब ग्रेसनी में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रेसनी में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह वायु तथा भोजन के लिए एक समान मार्ग का कार्य करती है। जैसे पूछ लिया किसी ने, मतलब शरीर का कौन सा अंग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, तो क्या है वो? ग्रेसनी है। ठीक है, ग्रेसनी है। नेक्स्ट देखिए, फूड पाइप यानी खाद्य नली या भोजन नली। क्या होता है इसमें? क्रमाकुंचन गतियाँ। खाद्य नली में, फूड पाइप में होती है क्रमाकुंचन गतियाँ। क्रमाकुंचन क्या होता है? मतलब सिकुड़ना और पहले सिकुड़ना फिर फूलना, सिकुड़ना फूलना, इसे कहते हैं क्रमाकुंचन गतियाँ। ठीक है, हमारी खाद्य नली की वे गतियाँ जिनमें वे ये फैलकर तथा सिकुड़कर भोजन को हमारे आमाशय में भेजती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं क्रमाकुंचन गतियाँ, जिसमें वे फूलकर या सिकुड़कर हमारे भोजन को आमाशय तक पहुंचाती हैं। आमाशय तक भोजन को कौन पहुंचाती है? वैसे वो फूड पाइप के द्वारा जाता है, मगर प्रक्रिया कौन सी होती है? क्रमाकुंचन गतिविधियों के द्वारा भोजन हमारे स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, स्टमक मतलब आमाशय में। ठीक है, इन स्टमक, आमाशय में, स्टमक, इसकी स्टमक के बारे में पढ़ लो। आमाशय के बारे में जे आकार की संरचना होती है। स्टमक की जे आकार की संरचना होती है। ठीक है, स्टमक की जे आकार की संरचना होती है। क्या है? आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। अब क्या है? आमाशय के भाग क्या है? कार्डियक, फंडिक और पाइरोलिक। कार्डियक होता है जो खाद्य नली से जुड़ा होता है। आमाशय का जो पहला भाग कार्डियक, जो खाद्य नली से जुड़ा होता है, कार्डियक। और फंडिक होता है बीच में, और पाइरोलिक होता है छोटी आंत से जुड़ा हुआ। कोई बोले कि आमाशय का कौन सा भाग खाद्य नली से जुड़ा हुआ होता है, तो होता है कार्डियक। और कहे कोई कि छोटी आंत से आमाशय का कौन सा भाग जुड़ा होता है, तो होता है पाइरोलिक। और आमाशय का बीच का भाग कौन सा होता है, तो होता है फंडिक। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखिए, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर ग्रंथियों में जठर रस का निर्माण होता है। ठीक है, जठर ग्रंथियों में जठर रस का निर्माण होता है। अब क्या? जठर ग्रंथियों के प्रकार तीनों देखो पढ़ते हैं। जठर ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, श्लेष्म जेवा ग्रंथियाँ। ये श्लेष्म
यह श्लेष्म कहाँ से है? यह श्लेष्म का श्रावण करती हैं। श्लेष्म जेवा ग्रंथियाँ श्लेष्म का श्रावण करती हैं। दूसरा, पैराइटल अथवा ऑक्सीनेटिक ग्रंथियाँ। पैराइटल अथवा ऑक्सीनेटिक ग्रंथियाँ। पैराइटल 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 है, पैराइटल नहीं, पैराइटल, देखो पैराइटल है, पैराइटल अथवा ऑक्सीनेटिक ग्रंथियाँ यह HCl का निर्माण करती हैं। पैराइटल अथवा ऑक्सीनेटिक ग्रंथियाँ HCl का निर्माण करती हैं। नंबर 3 होती हैं मुख्य ग्रंथियाँ। पेप्सिन एंजाइम का श्रावण करती हैं। मुख्य ग्रंथियाँ पेप्सिन एंजाइम का श्रावण करती हैं। मुख्य ग्रंथियाँ पेप्सिन एंजाइम का श्रावण करती हैं। मुख्य ग्रंथियाँ पेप्सिन एंजाइम का श्रावण करती हैं। अब आ जाइए नंबर 1 जठर रस के बारे में। जठर रस, इसमें HCl, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन और एंजाइम और श्लेष्मा पाया जाता है। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? कोई ऑप्शन में पूछ ले जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें HCl, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन और क्या है एंजाइम और श्लेष्मा पाए जाते हैं। एंजाइम और श्लेष्मा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए HCl। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय अथवा अवस्था में जाने के लिए एक अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। एक अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है तथा HCl उसे यह अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या है HCl? क्या है? पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय अवस्था में जाने के लिए एक अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है तथा HCl उसे एक अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। HCl एक अम्ल है, तो जो पेप्सिन अम्ल है उसे सक्रिय होने के लिए, सक्रिय अवस्था में जाने के लिए एक अम्लीय माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और HCl पेप्सिन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो ठीक है, HCl का कोई फंक्शन पूछ ले कि HCl का फंक्शन क्या है पाचन तंत्र में, तो है पेप्सिन एंजाइम को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेप्सिन एंजाइम क्या है? यह प्रोटीन का पाचन करता है तथा इसे पेप्टोन्स देखो पेप्टोन्स है तथा इसे पेप्टोन्स में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम यह प्रोटीन का पाचन करता है तथा इसे पेप्टोन्स में बदल देता है। अब क्या नेक्स्ट क्या है? रेनिन एंजाइम यह दूध में उपस्थित, क्या यार बार बार धुंधला क्यों हो रहा है आज? अब आ जाइए रेनिन एंजाइम यह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम। ठीक है, रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए नंबर 4 देखिए अब श्लेष्मा मुकस। ठीक है, श्लेष्मा मतलब मुकस। यह आमाशय की आंतरिक दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाता है। श्लेष्मा का क्या कार्य है? श्लेष्मा का कार्य है यह आमाशय की आंतरिक दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाता है। ठीक है, श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक दीवारों को
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाता है। नोट देखिए, इसके कम श्रावण से पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसके कम श्रावण से श्लेष्मा के कम श्रावण से इसके कम श्रावण से पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाता है। जठर रस का पीएच मान 1.5 से 2.5 तक होता है। पीएच ऑफ गैसियस जूस, ठीक है, पीएच ऑफ गैसियस जूस, क्या नहीं मिलता, मतलब गैसियस जूस, ठीक है। इसका पीएच मान होता है 1.5 से 2.5 तक। इसका पीएच मान होता है 1.5 से 2.5। जब 1.5 से 2.5 है तो इसकी प्रकृति कैसी हुई? अम्लीय। जठर रस की प्रकृति होती है अम्लीय। देखिए इधर लिखी हुई भी है, जठर रस की अम्लीय प्रकृति होती है। जठर रस की अम्लीय प्रकृति होती है। प्रतिदिन जठर रस का श्रावण 2000 से 3000 ml होता है। प्रतिदिन जठर रस का श्रावण 2000 से 3000 ml होता है। प्रतिदिन जठर रस का श्रावण 2000 से 3000 ml होता है। अब आ जाइए, आमाशय से आने वाला अर्धपचित भोजन को कायम, ठीक है, कायम नाम से जानते हैं। ठीक है, आमाशय से आने वाला अर्धपचित भोजन आमाशय से मतलब कोई पूछे कि आमाशय से आने वाले अर्धपचित भोजन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं कायम, उसे कायम कहते हैं। आमाशय से आने वाले अर्धपचित भोजन को कायम कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत में, इंटेस्टाइन, ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में, छोटी आंत के भाग देखिए, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत को 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। नंबर 1 पढ़ेंगे हम ग्रहणी, ठीक है, नंबर 1 पे पढ़ेंगे ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी। यकृत मतलब लीवर। और ग्रहणी के 2 प्रकार होते हैं, एक तो यकृत होता है और एक होता है अग्न्याशय, पैंक्रियाज जिसे कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं पैंक्रियाज, और यकृत कहते हैं लीवर। तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे यकृत यानी कि लीवर। लीवर क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कोई पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत या लीवर। ठीक है, औसत वजन, लीवर का औसत वजन कितना होता है? 1.5 से 2.0 kg, मतलब 1.5 से 2 किलो। औसत वजन 1.5 से 2 kg का होता है। ठीक है, बर्बादिक कोशिका, ठीक है, बर्बादिक कोशिका विभाजन, बर्बादिक नहीं होगा, यहाँ होगा सर्वाधिक। ठीक है, बर्बादिक नहीं होता, सॉरी मिस्टेक हुई, सर्वाधिक कोशिका विभाजन वाला अंग। यकृत में सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है। सर्वाधिक विभाजन वाला अंग, यकृत सर्वाधिक कोशिका सेल डिवीजन वाला भाग है। यकृत सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन वाला भाग है। यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है, यकृत में किसका निर्माण होता है? यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है,
पित्त रस का संग्रह पित्ताशय में किया जाता है। कोई पूछ ले पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। और पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है, संग्रहण पित्ताशय में होता है। मतलब इकट्ठा, संग्रहण का मतलब इकट्ठा कहाँ होता है। आज धुंधला बहुत हो रहा है। पित्त रस का संग्रहण पित्ताशय में किया जाता है। पित्त रस का संग्रहण पित्ताशय में किया जाता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं, यकृत में जो पित्त रस पाया जाता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। 4 ऑप्शन हो जाएगा, उसमें से कोई नहीं भी होगा तो कोई नहीं। ठीक है, कोई पूछे पित्त रस में कोई एंजाइम पाया जाता है, तो पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। प्रकृति कैसी है, क्षारीय। पित्त रस की प्रकृति है क्षारीय। पित्त रस का पीएच मान 7 से 8 के बीच में रहता है। 7 से ऊपर है यानी कि तो क्षारीय हो गया, पीएच परिसर के माध्यम से क्षारीय हो गया। ठीक है, अब आ जाइए पित्त रस का कार्य। पित्त रस का कार्य, फंक्शन ऑफ जूस के। ठीक है, जूस फंक्शन ऑफ जूस। यह आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन के प्रभाव को उदासीन बना देता है। तो आमाशय में उसे क्या कहते हैं, HCl होता है ना, पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो वहाँ से आमाशय अम्लीय भोजन आता है। और पित्त रस होता है क्या कहते हैं, क्षारीय। तो यह आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन के प्रभाव को उदासीन बना देता है। पित्त रस हल्के पीले रंग का होता है। समझ लो, पित्त रस का कलर को बोले कि पित्त रस का कलर कैसा होता है, तो पित्त रस हल्के पीले रंग का होता है। पित्त रस हल्के पीले रंग का होता है। पित्त रस में बिलूरीबीन नाम का पीले रंग का वर्णक पाया जाता है। बिलूरीबीन, पित्त रस में बिलूरीबीन नाम का पीले रंग का वर्णक पाया जाता है। यहाँ पर लिखने का ध्यान नहीं रहा, यह है फंक्शन ऑफ लीवर, मतलब यकृत के कार्य। यकृत का क्या काम है, ऐसे तो दिया नहीं होगा, जब बॉडी में है तो काम तो होगा कुछ ना कुछ उसका। ठीक है, देखिए क्या करता है यकृत का कार्य। देखिए ग्लूकोनियोजेनेस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक सेकंड हो यार, धुंधला क्यों हो रहा है ये। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया में उत्तरदायी होता है। ठीक है, लीवर ग्लूकोजियोनेसिस प्रक्रिया में उत्तरदायी होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन होगा, ग्लाइके नहीं होगा, मिस्टेक हो गई यार, ग्लाइको होगा। ठीक है, ग्लूकोज, एक सेकंड। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आई ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ग्लूकोज को एक सेकंड रुकना। अब समझ में आई ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने की प्रक्रिया को बता ले यार आज, सॉरी। अब से देखिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं।
ठीक है। अमोनिया का निर्माण, यकृत अमोनिया का निर्माण करता है। पित्त रस का निर्माण करता है यकृत। विटामिनों का संश्लेषण करता है यकृत। खनिजों को संरक्षित करता है यकृत। और क्या, हेपेरिन या फिर प्रतिस्कंदक या फिर हेपेरिन या प्रतिस्कंदक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, यकृत के कार्य, ये यकृत के कार्य हो गए। ठीक है, सभी मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर ही दिक्कत होने लगी थी, ये गलती थी थोड़ी सी। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोनेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अग्नाशय। यार आज हाल क्यों रहा, इतना हाल का कैसे काम चलेगा ये। नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और मानव शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या थी, यकृत। और ये क्या है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। और ये भाग किसके हैं, छोटी आंत के, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, यह एक मिश्रित या फिर बाह्यस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित या फिर बाह्यस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, सिंपल बात है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। पाचक रस, अग्नाशय रस। पाचक रस में क्या होता है, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम, अग्नाशय रस में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम ट्रिप्सिन है, नंबर 1 पे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है, अग्नाशय एमाइलेज। ठीक है, ट्रिप्सिन में क्या होता है, अग्नाशय एमाइलेज। अब क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य। अब देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य क्या है, यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन या फिर पेप्टोन्स का पाचन करता है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, ट्रिप्सिन का कार्य है भोजन में उपस्थित प्रोटीन या फिर पेप्टोन्स का पाचन करता है। यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन या फिर पेप्टोन्स का पाचन करता है। अब आ जाइए अग्नाशय एमाइलेज के कार्य। ये क्या थे, ये थे ट्रिप्सिन के कार्य, ये तो थे हमारे ट्रिप्सिन के कार्य। अब हमारे हैं अग्नाशय एमाइलेज के कार्य। अग्नाशय एमाइलेज के कार्य क्या है, यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। अग्नाशय एमाइलेज भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। अब आ जाइए इलियम में, मतलब छोटी आंत का दूसरा भाग, इलियम में। इलियम 32 फीट या फिर 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इलियम की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट या 6 मीटर। फीट में 32 और मीटर में 6। पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है एमाइलेज, वो इलियम, सॉरी इमाइलेज नहीं, इलियम। अगर कोई पूछे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है, तो इलियम पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। भोजन का पूर्व पाचन इलियम में होता है। मतलब पूर्ण पाचन मतलब पूर्ण रूप से पाचन इलियम में होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन इलियम में होता है। किसका किस में होता है, ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, और प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में, और वसा बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के रूप में, ठीक है, वसा बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के रूप में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है,
इलियम की दीवारों पर उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं। इलियम की दीवारों पर उंगली के समान संरचनाएं होती हैं। इलियम के कार्य क्या हैं? इलियम के कार्य हैं पचित भोजन के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देता है। इलियम पचित भोजन के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देता है, मतलब उस इलियम में आके इलियम में भोजन का अवशोषण, भोजन में जो प्रोटीन होती है ना उनका अवशोषण बहुत तेज़ी से होता है इलियम में आके। ठीक है, अब आ जाइए बड़ी आंत। बड़ी आंत अपचित भोजन आता है। बड़ी आंत में अपचित भोजन आता है। आप मतलब बड़ी आंत में देखिए नंबर 1 सिकाम। जो बड़ी आंत के भाग हैं सिकाम, जिसे बोलते हैं उंडुक। सिकाम है उंडुक, कोलन और क्या रेक्टम एनस या गुहा, जिसे एनस या गुहा कहते हैं, जिससे बेस्ट मटेरियल निकलते हैं मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है? सिकम, जहाँ बड़ी आंत छोटी आंत से जुड़ती है। ठीक है, देखो ये एक प्रश्न बन सकता है। सॉरी, पेन गिर गया, एक सेकंड रुकें। क्या है सिकम? सिकम क्या है? कोई पूछे जैसे जहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत से जुड़ती है, जहाँ बड़ी आंत छोटी आंत से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिकम। एक सेकंड। जहाँ बड़ी आंत छोटी आंत से जुड़ती है उसे कहते हैं सिकम। अरे हाल लो यार, आज फ़ोन समझ ना आ रही, क्यों हाल लो आज। सिकम, जहाँ बड़ी आंत छोटी आंत से जुड़ती है उसे कहते हैं सिकम। जहाँ बड़ी आंत छोटी आंत से जुड़ती है उसे कहते हैं सिकम। ठीक है, सिकम के कार्य अपचित भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण किया जाता है। सिकम का कार्य क्या है? अपचित भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण किया जाता है। ये हो गया पाचन तंत्र फिनिश। मतलब पाचन तंत्र से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन देखो किस तरह से आ सकते हैं। देखो नंबर 1 जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक का जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस का श्रावण होता है। कहाँ से होता है जठर रस का? आमाशय से, स्टमक से, सिंपल सी बात है। अब देखिए दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हमने पढ़ी थी ना, दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। और क्या है? दूध में उपस्थित केसीन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? सिंपल सी बात है, दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पढ़ा था हमने पिछले, रेनिन। ठीक है, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। अरे रुक जा यार, स्टॉप हो जा। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड?